हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग हाई पाठशाला। जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है और हम बायोलॉजी की क्लास नाइन्थ में न्यूट्रॉन बैच में बायोलॉजी की क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं और लेक्चर एकदम बवाल होने वाला है बेटा, एकदम बढ़िया लेक्चर होने वाला है। स्टार्ट से एंड तक बने रहिएगा, बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। चीज़ें आपको बढ़िया कराई जाएगी क्योंकि ये जो आज का चैप्टर है अपना बहुत बेसिक चैप्टर होने वाला है। क्योंकि अगर ये आज आपको समझ में आ गया तो आप 9, 10, 11, 12 जब तक आप बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक आपको याद भी जाएगा, तब तक ये चैप्टर आने वाला है। तो आप बेसिक से एकदम अच्छे से आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एकदम धांसू लेक्चर होने वाला है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई है क्या? उस तरीके से आप बहुत से फिलोसफर देखेंगे कि जीवन की मौलिक इकाई को दूसरा होता है फिलोसफी में, लेकिन हम इस बायोलॉजी की भाषा में जीवन की मौलिक इकाई है क्या? क्या आप कभी एक्साइटेड होते हैं कि ये शरीर इतना बड़ा किससे बना होगा, कैसे बना होगा, इतना बड़ा शरीर बनता कैसे है? इन सब चीज़ों पे आप एक्साइटमेंट होते हैं? आप नहीं होते होंगे, लेकिन आप होना शुरू हो जाएंगे। आज की क्लास ऐसी होगी, आज से आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि आपको बायोलॉजी से भी प्यार हो जाएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, तो बेटा जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो हमारी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। ठीक है, तो चैप्टर 5वां जीवन की मौलिक इकाई, हम सबसे पहली हेडिंग कौन सी लगाएंगे? कोशिका। ठीक है, कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? सेल। ठीक है, ये बैटरी वाला सेल नहीं है, एक बायोलॉजी का सेल है जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोशिका। अब हम कोशिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या आपके मन में कभी सवाल आया पढ़ते टाइम कि कोशिका की खोज किसने की होगी? सबसे पहले कोशिका किसने बोला होगा, कौन देखा होगा, कोशिका होती कैसी है? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो द जीवन की मौलिक इकाई मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखोगे आप, कोशिका कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जाने, तो जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसे कहते क्या है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। चीजें बेटा एकदम बेसिक से ली गई हैं, एकदम बेसिक से उठाया जा रहा है। चीजों को, कंटेंट को समझने का प्रयास करेंगे और जो कंटेंट दिया जा रहा है एकदम सॉलिड कंटेंट है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि कोशिका की खोज किसने की होगी? तो सर्वप्रथम दूसरा पॉइंट लिखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की होगी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? सर्वप्रथम कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। अब इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो कौन सी कोशिका थी? इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका थी। ठीक है, कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेड सेल। ठीक है, डेड सेल। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में? 1665 में। उसके बाद ये दिखने में कैसी थी? मधुमक्खी
छत्ते जैसी दिखाई, मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई दी। ठीक है, तो हमने कोशिका के बारे में पढ़ना चालू किया। तो कोशिका का जो हम पढ़ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, एक हमारे रॉबर्ट हुक चाचा थे, जिन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी वगैरह का सेटअप किया और इन्होंने देखा कोशिका को। तो वो कैसी कोशिका थी, मरी हुई थी, और वो किसके आकार, किसके समान दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दी। और फिर अब जब इन्होंने खोज चालू कर दी तो कोई ऐसा भी रहा होगा कि ये मरी हुई सेल देख रहे हैं, तो हम जीवित सेल देखते हैं कि जीवित सेल कैसे होती हैं। तो अपना थर्ड पॉइंट क्या लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में एक ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक थे बेटा, जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित सेल देखे, ल्यूवेन हॉक। जब ये 1665 की बात हो रही है, लगभग 10 साल बाद जब सूक्ष्मदर्शी वगैरह बढ़िया बन गए, अच्छे से मॉडर्न सूक्ष्मदर्शी आ गए, तो क्या हुआ कि जीवित कोशिका की खोज की कौन किया, सन 1674 में ल्यूवेन हॉक। ये जितने पॉइंट बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, लिविंग सेल। ठीक है, तो हमने अभी तक कितने पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट पढ़े। कोशिका, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। बार बार चीजें मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर को पढ़ते ही, आपको देखते ही, समझते ही क्या हो जाए, चीजें याद हो जाए। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। वो कैसी कोशिका थी, मृत थी, मरी हुई थी, और दिखने में कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने खोजा, सन 1674 में ल्यूवेन हॉक। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे और पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कोशिका में, तो चौथा पॉइंट है कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, कोशिका से। सबसे पहले एक कोशिका होगी, फिर वो विभाजित हो गई होगी, बहुत सारी कोशिकाएं बनाई होगी, फिर बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाए होंगे, ऊतक बनाए होंगे, फिर ऊतक बना होगा टिश्यू, फिर टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र बना होगा, फिर आर्गन्स बने, आर्गन्स के बाद अंग बने, आर्गन्स और अंग एक ही है, तो आर्गन्स बने, उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी पूरी शरीर का विकास हुआ, बन गया। मतलब कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे ये दीवार बनी हुई है, ठीक है, ये दीवार किससे बनी है, ईंट से बनी है। ईंट, एक ईंट क्या है, इस दीवार की सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, स्मॉल यूनिट ऑफ द लाइफ, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया, पांचवा क्या हो गया, कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक, कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। कह क्या रहा है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड क्रियात्मक फंक्शनल।
कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द फंडामेंटल और सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल। और इसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल। फंक्शनल। ठीक, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि कोशिका संरचनात्मक तथा क्रियात्मक क्यों है। मैंने बताया अभी कि ये दीवार है। दीवार किससे बनी हुई है? ईंट से। ठीक है, एक एक ईंट मिलकर क्या बन रहा है? दीवार का निर्माण कर रहा है। ठीक है, एक एक ईंट मिलकर दीवार का निर्माण कर रहे हैं। तो दीवार का निर्माण किससे हो रहा है? एक एक ईंट जुड़कर दीवार का निर्माण कर रही है। तो उसका संरचना किससे बन रही है? ईंट से बन रही है। ईंट क्या हो गया? संरचनात्मक हो गया। तो वैसे कोशिका क्या होगी कि वैसे कोशिका जो है, ये शरीर जो है किससे बना है? कोशिका से मिलकर बना है। एक एक कोशिका विभाजित हो गई होगी, बहुत सारी कोशिका बनाई होगी, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? संरचनात्मक। दूसरा कह रहा है क्रियात्मक। दूसरा कह रहा है क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या हुआ? क्रियात्मक का मतलब ये हुआ कि जितने भी आवश्यक कार्य होंगे, पाचन, शोषण, अश्वसन, हमारी कोशिका में होंगे, तो वो क्या होगा कि वो फंक्शनल होगा। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। हमने कोशिका के बारे में कितने पॉइंट डिस्कस किए? 5 पॉइंट। पहला हमने कहा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। दूसरा हमने कहा कि कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका की खोज हमारे 1665 में रॉबर्ट हुक नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा। और वो कोशिकाएं कैसी हुई थी? मरी हुई थी, डेड सेल थी। और वो कैसे दिखती थी? कैसे? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। फिर चौथा पॉइंट, तीसरा मैंने ये डिस्कस किया कि जो जीवित कोशिका की खोज किसने की? सन 1674 में लीवेनहॉफ ने किया। फिर उसके बाद कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। फिर कहा कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप कि कोशिका के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए। फिर अगला हम कोशिका सिद्धांत किसने दिया, फिर क्या क्या चीजें हुई, फिर हम समझते हैं। तो हमने क्या किया सर? हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया। अगर कोशिका के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा इंग्लिश में सेल, कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, अब हम कंटिन्यू क्या करते हैं? जीव, ऑर्गेनिज्म। जीव कितने तरीके का होगा बेटा कोशिका के आधार पर? तो पहला कौन सा होगा? एक कोशिकीय। ठीक है, पहला जीव कौन सा होगा? एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय। इसे हम किस बेस पे कर रहे हैं? कोशिका के बेस पे कर रहे हैं, कोशिका की संख्या के आधार पर। ठीक है, बेस पकड़ना बहुत जरूरी है। बेबी को बेस पसंद है, वो वाला नहीं बेस, यहाँ पर व्यास बेस का ध्यान दीजिए। दूसरा बहुकोशिकीय। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? बहुकोशिकीय। जीव कितने तरीके के देखे सर हमने? पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसे बोलेंगे यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। इसे क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे? मल्टी। बहु मतलब मल्टी, बहु नहीं बहु, मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब हमने जीव कितने तरीके के देखे? 2 तरीके के। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय क्या होता है? इसकी डिफिनीशन लिख लो। ऐसे जीव जो एक कोशिका से निर्मित होते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते
ठीक है। ऐसे जीव जिनका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है, ओनली मिड एंड मिड ओनली वन पीस। तो मतलब ऐसे जीव जो एक कोशिका से निर्मित होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। दूसरा, ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है। हमने जीव कितने तरीके का देखा? 2 तरीके का। आपको पढ़ते वक्त जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको बोलना है। जीव कितने तरीके का देखा? 2 तरीके का। पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? जिसका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता हो, क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। दूसरा क्या है? मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय। ऐसे जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता हो, क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अब बहुत सारी कोशिका कितनी होगी सर? लाखों, अरबों, करोड़ों, खरबों कोशिकाएं होंगी। हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? क्या हम गिन सकते हैं? क्या बहुत अनंत कोशिकाओं, अरबों, करोड़ों, खरबों तक की कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। एक बाल जो होता है ना, बाल का आप देखो तो उसके पीछे एक सफेद होता है हल्का सा, उसमें कम से कम लाखों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। तो अब ऐसे कौन से जीव हैं जो सर एक कोशिकीय में आएंगे? हम किस कैटेगरी में आएंगे? बहुकोशिकीय में आएंगे कि एक कोशिकीय में? हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? बहुत सारी कोशिकाओं में। तो हम किस में आएंगे? बहुकोशिकीय में। तो यहाँ पर उदाहरण लिख लो, ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं, निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय। उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण जैसे अमीबा हो गया। ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना इत्यादि की एक कोशिकीय। और ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण जैसे मनुष्य, हम लोग, ठीक है, हम लोग है, कुत्ता, बिल्ली, ये सब किसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये सब। और जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, ये भी किस कैटेगरी में आएंगे? बहुकोशिकीय में आएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? जीव देखे 2 तरीके के, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है। अब कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कोशिका किससे किससे मिलकर बनती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने इतना किया, अभी देखेंगे कि इस कोशिका के बारे में क्या क्या चीजें दी गई, साइंटिस्टों ने क्या क्या दिया, उसका सिद्धांत आया, उसका सिद्धांत में हुआ क्या, कौन कौन शामिल था, वो सही था कि गलत था, सारी चीजें आज के लेक्चर में करेंगे। बाकी उसका में क्या क्या पाया जाता है, किससे किससे कोशिका मिलकर बनी होती है, ये सब और देखेंगे सेकंड लेक्चर में। ठीक है, नहीं तो आपका लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जाना? हमने सेल के बारे में जाना कि कोशिका होती क्या है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, और की हिस्टोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की सर्वप्रथम? तो रॉबर्ट हुक ने कौन-सी कोशिका खोजी थी? मृत कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते थे? डेड सेल। और वो कैसे दिखाई दी? मधुमक्खी की छत्ते जैसे दिखाई दी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉफ ने किया। उसके बाद कोशिका के बारे में लोगों ने जाना। तो उसके बाद हमारा क्या आया? कोशिका सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दिया किसने था? सेल थ्योरी को 2 लोगों ने दिया। पहला 1838 में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? मैथियस स्लाइडेन थे।
मैथियस लाइडेन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। और दूसरा कौन था? दूसरा 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान थे। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया? कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को दिया। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या था? उनके सिद्धांत के अनुसार था कि जो प्लांट होता है और जो जंतु होते हैं एनिमल्स, पादप और जंतु कोशिकाओं से मतलब सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि टिश्यू का निर्माण करते हैं, मतलब ऊतक का निर्माण करते हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार पादप और जंतु दोनों इससे कोशिका से मिलकर बनते हैं और टिश्यू का निर्माण करते हैं। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं कि इनके सेल में क्या समझा नहीं पाए, कैसे इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। तो इनका लोगों ने इनकी बात को क्या किया? माना, इनकी बात को सारी मानी। तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो यहीं पर इनकी थ्योरी क्या हो गया? इनका कॉन्सेप्ट यहीं पर फेल हो गया। फिर 1855 में एक रॉयल एंट्री होती है किसकी? 1855 में एक रॉयल एंट्री करते हैं कौन? रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो मैथियस लाइडेन और स्वान क्या नहीं बता पाए थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो उनकी थ्योरी फेल हो गई। फिर 1855 में कौन आए? 1855 में आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। बाकी आज का लेक्चर यहीं तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे से फिर हम सेल ऑर्गेनल मतलब सेल के अंदर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आप यहाँ तक नोट करिए। बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।